अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब ठीक हैं। आप सब जब क्लास लेने आते हैं मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे लिए तो यही खुशियाँ होती हैं। अलियान मौजूद होता है, आसिफ मौजूद होता है और मुझसे पहले क्लास के लिए पहुँचे होते हैं। अलियान को मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जी मुझसे पहले ही आसिफ और अलियान दोनों मौजूद होते हैं। सम टाइम अली भी आ जाता है। तो मेरी अटमोस्ट कोशिश है कि जी आप सबके पेपर पास हो जाएं बस इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह ताला। और मैं भी अपनी जी जान लगा दूंगी और बदले में आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेहनत करें। हाँ जी अली, मुझे पता है आप भी टाइम पे आते हैं। सम टाइम आप कभी कभी नहीं आते, बस वो मेंशन किया था, ठीक है। बाकी सारे बच्चे आए तो मेरे लिए सब आप सब बराबर हैं। चलें हम आज का शुरू करते हैं टॉपिक। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आसिफ। मैम ये पेज नंबर 140 पे जो एग्जांपल नंबर 13 है ना, इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में पेज मुझे एग्जांपल बताइए प्लीज दोबारा। 40 प्लीज। 140 पे एग्जांपल 13। 140 पे। अभी पीछे चले गए। अच्छा जी, हाँ जी, एग्जांपल 13 है। मैम इसमें उन्होंने देखें एडवांस तो 500,000 दिया हुआ है, एडवांस में उन्होंने पेमेंट कर दी है, लेकिन वो जो आतिफ है उन्होंने बस 10,000 रिफंड किया है, तो इसमें तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया 490,000 का। आतिफ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी वो गाना गाएगा फॉर सी स्टूडियो एट अ कॉन्सर्ट फॉर 500,000, ठीक है जी, विच इज पेड इन एडवांस। आतिफ इज टू इल टू सिंग, आतिफ मस्ट रिफंड 10,000 टू। ये उससे मिस्टेक हुई है जी, गलती हुई है। अगर उसने लिखा है जी कि 5 लाख पूरा का पूरा एडवांस में उसे मिलेगा तो ये फिर 10,000 थोड़ी होगा। फिर तो उसने पूरा का पूरा एडवांस लिया होगा ना, 5 लाख का 5 लाख। तो ये अमाउंट में मिस्टेक हो गई है। बस जो भी है कि अगर कह लीजिए कि देखिए अली ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो एडवांस में पे किया, लेकिन अब अली गाना गाने नहीं आ सका। यहाँ से पता लग रहा है कि जी अच्छा उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल शुरू ही नहीं किया, तो अब वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए गाना गाना। तो फिर उसको चाहिए कि वो उसको रिफंड कर दे। ये 10,000 गलती से लिखा गया। 500,000 ही रिफंड करेगा। हाँ जी, पूरा का पूरा रिफंड होगा। 10,000 कहाँ से आ गया? हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है ना पूरे इस एग्जाम्पल में। जी मैम बिल्कुल। हाँ जी, और कोई सवाल? चले हम चले आगे। जी मैम चलें। यस मैम। ओके जी। इसके बाद है जी आपके लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी क्लॉज। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन डिफरेंस है जी लिक्विडिटी डैमेजेस में और पेनल्टी क्लॉज में। अच्छा, सम टाइम पार्टीज क्या करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो रही होती हैं उसी वक्त वो आपस में तय कर लेती हैं कि भाई देखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म ना किया या मैंने ना किया, वट एवर जिस पे भी, वो कहते हैं कि जी इतना इतनी कोई अमाउंट होगी सम, जो कि अगर आपने ब्रीच की, आपने की या मैंने की, तो वो पार्टी को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो सम जो स्पेसिफाई कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल शुरू में, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, वो पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको याद पड़ता है जी, पेनल्टी भी तो कुछ ऐसी नेचर की होती है कि आपको पहले ही बता देते हैं जी पेनल्टी पड़ेगी आप पे अगर आपने ये परफॉर्म ना किया। लाइक आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी, वो शीदा और वो क्या नाम था उसका दूसरे का, शीदा और गोगा मैम, वो जो रेसलर थे। हाँ जी, उससे कहा गया कि जी अगर आप मौजूद नहीं होंगे, आएंगे नहीं, तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी थी कि लिक्विडेटेड डैमेजेस थे, ये हमें अब आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी अमाउंट पहले फिक्स कर ली जाती है कि पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और वो कहती है कि जी हम
अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी तो उस केस में उसको कुछ नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब वो जो फिक्स अमाउंट होती है, जो उन्होंने अमाउंट फिक्स की, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कहलाए जा सकते हैं या फिर वो पेनल्टी भी हो सकती है, बल्कि वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं, फिर वो पेनल्टी माने जाएंगे। अच्छा, अब ये आपसे डिफरेंट क्यों कहा जा रहा है कि जी लिक्विडेटेड डैमेजेस अलग से आइडेंटिफाई करें, पेनल्टी आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये पेनल्टी है तो, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर पेनल्टी साबित होती है कि जी ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है बल्कि ये पेनल्टी है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या है जी, पढ़ते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज में वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि जी ये फिक्स तो अमाउंट दोनों ही पहले हो जाती हैं, पेनल्टी भी आपको पता है पहले फिक्स कर दी जाती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस भी, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, फर्क कहाँ पे आता है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट होते हैं। किस चीज का? कि भाई लेट्स से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को चीजें सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड सेल करने का, उसकी अमाउंट है जी तकरीबन 5 लाख की गुड्स है। आप कहते हैं कि अच्छा 5 लाख की गुड्स हैं, आप उसके हिसाब से देखते हैं, ए और बी आपस में मिल बैठते हैं, वो कहते हैं कि अगर गुड्स आप मुझे सेल नहीं करेंगे तो उसके बाद मार्केट में हो सकता है प्राइस इतनी वेरिएशन हो जाए, तो अगर एक भी पार्टी ने ब्रीच की तो लेट्स से आप कहते हैं कि जी आप इसको गुड्स को देखते हैं, बाकायदा उसकी प्राइस को देखते हैं, उसका एस्टीमेट लगाते हैं प्राइस के हिसाब से कि अगर मुझे नुकसान होगा तो नुकसान कितने का होगा अगर मुझे गुड्स ये डिलीवर नहीं करेगा। तो आप कहते हैं मार्केट में प्राइस में डिफरेंस आता है, लेट्स से 20,000 का ये आ सकता है, और इसके अलावा मुझे और कोई नुकसान हो और वो थोड़ी बहुत मिला लेता है कि जी आगे मैंने चीज़ें सेल कर रही हैं तो मुझे हाँ 10,000 का लॉस हो जाएगा। अब ये वो क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इन एस्टिमेट हम कर लेते हैं, चले मजीद आप 20,000 मजीद लगा लें, तकरीबन 50,000। ठीक है, अब ये 50,000 की एक बेसिस है, मौजूद है पीछे, बेसिस है 50,000 की। ठीक है, किस क्या बेसिस है जी, आपने बकायदा जेन्युइन एस्टिमेट किया है कि अगर वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, ब्रीच के केस में आपको नुकसान एक्चुअली में लॉस होगा कितना, तो इस पे डिपेंड करके अगर आपने जब ये डैमेजेस कैलकुलेट किए तो लोग कहते हैं कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। और अगर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने पहले से ही कैलकुलेट करके जेन्युइन प्री एस्टिमेट लगा लिया था कि नुकसान कितना होगा पार्टी को ब्रीच के केस में, लोग कहते हैं कि ये इनफोर्सिएबल है। ठीक है जी, कल को अगर पार्टी पे नहीं करती, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इसको कि मेरे 50,000 रुपए दे, कोर्ट एग्जैक्ट अमाउंट कहेगी कि जी 50 के 50,000 पे इसको कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं है जो कि फजूल में दूसरी पार्टी को दी जा रही हो। आपने जेन्युइनली एस्टिमेट लगाया हुआ है कि मुझे इतना नुकसान होगा और इतने, ये सारी चीजें बेसिस मौजूद है इसके पीछे। ओके, लॉ कहेगी, कोर्ट कहेगी आपको कि पूरे के पूरे लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कीजिए। ओके, जब आती है बात पेनल्टी की, पहला डिफरेंस ही ये जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं होती। देखिए, उस जगह जी मैच में जो आया वो 5,000 जीतेगा, जो 5,000 पेनल्टी देगा, अब उस कोई प्री एस्टिमेट लगाया उन्होंने, किसके साथ एस्टिमेट लगाया? ठीक है, अगर तो बकायदा कोई एस्टिमेट लगाया है कि जी पेनल्टी किस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर आप मैच में ना आए तो जाहिर सी बात है इतना नुकसान हो जाएगा किसी दूसरी पार्टी का, भाई ये दूसरे की नुकसान की बेसिस पे नहीं लगाई जा रही होती, ये ऐसे ही बस आपने रैंडमली लगा दी। लाइक आपने अगर चीजें मुझे डिलीवर ना की ना, नुकसान आपको शायद इतना ना हो, आप कहते हैं कि जी अगर 5 लाख की चीजें हैं, अगर आपने मुझे डिलीवर ना की तो 2 लाख की पेनल्टी डालूंगा मैं आपके ऊपर, 2 लाख का फाइन होगा आपका। अब क्वेश्चन इज क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है? आंसर इज नो। असल में वो जो फाइन 2 लाख की पेनल्टी लगाई है, असल में तो शायद उसको 20,000 का 30,000 का नुकसान हुआ, शायद इससे ज्यादा का नुकसान ही ना हुआ जब देखा जाए। और पेनल्टी का पहली रीजन ही, पहली जो बाइफरकेशन की जाती है लिक्विडेटेड डैमेजेस से, ये जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं होती कि दूसरी पार्टी को ब्रीच के केस में नुकसान कितना होगा, ये उसका कोई एस्टिमेशन नहीं लगाया जाता, बस ऐसे ही 5 लाख है तो इसके आप देख लीजिए 2 लाख आप मुझे फाइन देंगे,
इसकी कोई सेंस बनती ही नहीं है। 2 लाख 5 लाख की तो चीजें और 2 लाख की आप पेनल्टी देंगे, तो ये पेनल्टी कहते हैं कि दूसरे को एक तरह से सजा देने वाली बात है। तो पेनल्टी कहीं इसका मकसद ये भी आता है कि दूसरे बंदे को सजा देनी है। कहा जाता है नहीं, अगर इशारा तोड़ा तो पेनल्टी लगेगी, चालान होगा आपका। वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। क्या पुलिस को कोई नुकसान हो रहा होता है? आपके ये 500 रुपए 1000 रुपए दे देने से वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी? नहीं, ये तो आपको सजा देने के लिए लगाया गया था। ठीक है जी। लेकिन अगर आप दूसरे बंदे के नुकसान की एस्टिमेट लगाते हैं कि जी इसको इतना नुकसान हो जाएगा, इतना हो जाएगा, आप कहते हैं ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। अब कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है देखिए, अगर पेनल्टी लगाई है तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी। वो सारी की सारी अमाउंट नहीं है कि वो जी ये पे करे। अगर लेट से 2 लाख है, 2 लाख को कभी भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता। पहली तो चीज, पेनल्टी कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी कोर्ट। जितनी पेनल्टी लगी है इनफैक्ट उससे भी वो कम की अमाउंट लेट से वो कहेगी, कोर्ट वो पूछेगी जब असल में कि अच्छा आपको नुकसान कितने का हुआ है, बताएगी 20-30 हजार का हुआ है। वो हो सकता है कि कोर्ट कहेगी जी नहीं 2 लाख जेन्युइन नहीं है, पेनल्टी जरूर आपने लगाई है लेकिन 2 लाख ठीक नहीं है। ठीक है, 2 लाख ठीक नहीं है। अगले बंदे का भी तो देखें ना, वो बेचारा चीजें क्यों सप्लाई नहीं कर सका। आप इतना ज्यादा तो ना करें, आप सिर्फ अपना नुकसान भरपाई करें और बाकी बात खत्म। उसको सजा किस चीज की देने जा रहे हैं आप? असल में उसकी इतनी कोई बड़ी गलती है भी नहीं। चले, कोर्ट इसमें से वो रिड्यूस करके वो कहती है लेट से 40,000 तक की आपने पेनल्टी, जो अभी ये पेनल्टी है डैमेजेस पे कर देने हैं, क्योंकि उस बंदे को 40 अराउंड 30,000 तक का नुकसान हुआ। तो पेनल्टी पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस में कोर्ट कहेगा जी सारे के सारे पे कीजिए। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं, हमने डिफरेंस समझ लिया। अच्छा, अब वो आगे दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक पर्टिकुलर सम आपने पे करना है ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दिस सम इज नॉट द जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस, लॉस का किसी तरह से भी कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया, कितना लॉस होगा कि अगली पार्टी को ब्रीच के सूरत में गरीब पार्टी को कितना नुकसान होगा, और ये सम डिसप्रोपोर्शनेट होता है। देखिए प्रोपोर्शनेट क्या होता है? लेट से 5 लाख का आप कहते हैं कि जी 10%, 5 लाख का लेट से 5%, 5 लाख का 3%, ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है। डिसप्रोपोर्शनेट से मुराद क्या है कि जी उसकी आपने असल अमाउंट की कोई प्रोपोर्शन नहीं की और ये बस ऐसे ही है, कोई बेसिस नहीं है इसके पीछे। एक्चुअल लॉस कितना होगा आपको, कि एक्चुअल लॉस कितना हो सकता है उसको, उससे कोई लेना देना ही नहीं है इस पेनल्टी का। तो ये पेनल्टी का लॉस है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे वो कहते हैं कि जी कोर्ट डिक्रीज तो कर सकती है पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी स्टिपुलेशन कभी भी वो इंक्रीज नहीं कर सकती, इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब आगे वो फर्दर बताता है कि जी लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो इन्फोर्सेबल है, जबकि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ पेनल्टी क्लॉज इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। पेनल्टी देनी है कि नहीं देनी ये बात फिर कोर्ट बताएगा। अच्छा, अब आगे उसने एग्जांपल दी है, वो हम करते हैं। एग्जांपल 56 छोड़ दीजिए, दूसरी करते हैं। एग्जांपल 57। आज हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी वो 20,000 पे करेगा एज लिक्विडेटेड डैमेजेस टू बाबर if he fails to pay 5 लाख फॉर गुड सप्लाइड ऑन अ गिवन डे। ठीक है, आजम फेल्स टू पे ऑन दैट डे, क्या बाबर रिकवर कर सकता है? ये डैमेजेस रिकवर कर सकता है? अब देखिए 5 लाख और कहाँ पे 20,000, अमाउंट जितनी छोटी होगी इसका मतलब आपने अमाउंट जहाँ पे छोटी होगी, या फिर आप कह लीजिए अगले पार्टी को आप नुकसान नहीं देना चाह रहे, आपने 20,000 लगाया कि मेरा एस्टिमेट इतना होगा, इतना नुकसान होगा, तो उतने ज्यादा चांसेस है जितनी अमाउंट थोड़ी होगी कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकते हैं। तो पेनल्टी तो अगले बंदे को आप सजा देना चाह रहे हैं, पेनल्टी तो आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो बाबर रिकवर कर सकता है डैमेजेस, अगेन 20,000 से एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने डैमेजेस आपने जेन्युइन प्री एस्टिमेट लगा दिया शुरू में ही, एस्टिमेट करके जी मुझे इतना नुकसान होगा, अब चाहे आपको ज्यादा का भी नुकसान हो आप 20,000 से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आइए जी एग्जांपल 58। आजम कॉन्ट्रैक्ट करता है बाबर के साथ कि वो उसे 2 मिलियन रुपीस पे करेगा। कितने जी? असल अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन रुपीस। अब वो कहते हैं कि अगर आपने बाबर साहब पे ना किए, बाबर को अगर उसने पे ना किए 1 मिलियन ऑन अ गिवन डे, लाइक वो 2 मिलियन की कोई इंस्टॉलमेंट की होगी कि 2 मिलियन का एक एक दो इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं,
एक इंस्टॉलमेंट आप इस डेट पे कर दें, एक इंस्टॉलमेंट आप इस डेट पे कर दें, ठीक है। अब वो आगे देखिए क्लॉज में क्या लिख रहे हैं, अगर बाबर 1 मिलियन स्पेसिफाइड डेट पे नहीं करेगा तो डबल अमाउंट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द लाइकली एक्चुअल लॉस, ठीक है। अब आगे ये पेनल्टी क्लॉज है, ये अभी छोड़े छोड़े, पहले आप मुझे बताइए क्या ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, आप खुद सोच के जरा बताएं। मैम इतने ज्यादा वो पैसे मांग रहा है तो ये लिक्विडिटी तो नहीं हो सकती ना, ये तो पेनल्टी, उसको सजा पेनल्टी देने है की ये कोशिश मैम। की जा रही। पेनल्टी है, बिल्कुल ठीक है कि देखो 2 मिलियन में से 1 मिलियन आपने स्पेसिफाइड डेट पे देना है, तो आप कह रहे हैं कि जो उस दिन अगर आपने ना पे किया तो आपसे डबल लूंगा, ये तो पेनल्टी है, सजा दे रहे हैं आप उसको। इसका मतलब आपको असल में कितना नुकसान होगा ये उसका कोई एस्टिमेट नहीं आपने लगाया, भले 1 मिलियन का कोई 1 मिलियन नुकसान हो सकता है, डैमेजेस तो इस तरह नहीं होते, तो ये पेनल्टी है। आजम जो है बाबर को आगे वो बताता है कि जी 1 मिलियन पे नहीं कर सका ऑन दैट डे। अब बाबर जो है वो आजम से सिर्फ उतने पैसे रिकवर कर सकता है जितने कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी कि रीजनेबल है, बस। पेनल्टी की जितनी मर्जी आप पेनल्टी लगाते जाए, मतलब 2 मिलियन के पीछे अगर आप 3 मिलियन की पेनल्टी लगा दें, दिस इज जेन्युइन, ठीक है, तो ये जेन्युइन नहीं है। इस तरह तो आप अगले बंदे को जो है वो मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, हो सकता है उसकी जेन्युइन कोई नीड निकल आए और वो बच्चा, वो इंसान या वो पार्टी वो जो है वो ब्रीच कर दे, तो अगली पार्टी को नुकसान थोड़ी देना है। और डैमेजेस का तो हमने शुरू से ही मकसद पढ़ लिया कि डैमेजेस पे करने का मकसद दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देना होता है, ना कि जो ब्रीच करने वाली पार्टी है उसको सजा देना, सिवाय विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस के, जिसमें प्योरली मकसद होता है कि जी दूसरी पार्टी को आपने सजा देनी है। अच्छा जी, आगे आते हैं, एग्जाम्पल 60 पढ़ते हैं। आजम बोरो करता है कि जी वो 1 मिलियन उधार पे लेगा बाबर से और उसको एक बॉन्ड दे देता है 2 मिलियन का। वो कहता है कि जी मैंने 1 मिलियन आपसे लिया है, ठीक है, 1 मिलियन आपसे लिया है और 5 सालों में, अगले 5 सालों तक मैं आपको 2 मिलियन, यानी कि इन टोटल देखिए डबल अमाउंट एक तरह से वो दे रहा है, मैं आपको 2 मिलियन रुपीस पे करूंगा, लेकिन अगले 5 सालों में। जाहिर सी बात है उसने इंटरेस्ट भी इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया, तो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। कैसे कि जी 2 मिलियन को अगर आप 5 पे डिवाइड कर दीजिए कितना आता है जी, 4 लाख, ठीक है जी। 4 लाख ही मैम आते हैं। आपने पहले साल इसका मतलब 4 लाख पे करना है, दूसरे साल फिर 4 लाख पे करना है, तीसरे साल फिर इस तरह ये 2 मिलियन जो है वो पूरा हो जाएगा। अब स्टिपुलेशन क्या रखी है, अगर पेमेंट में डिफॉल्ट किया एक भी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, सारी की सारी अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाएगी, यानी कि अगर मैंने इस साल 4 लाख ना पे किया तो बाकी जरा कैलकुलेट कीजिए कितना बनता है जी, 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन जी मैम। सारा का सारा 1.6 मिलियन अगले जो है वो अगले साल में ही जो है वो पेएबल हो जाएगा। भाई उसने 5 सालों में देने का वादा इसीलिए तो किया है, 5 साल दिए आपने उसको तभी तो वो 2 मिलियन दे रहा है। अगर आपने 5 साल ही नहीं उसको देने, 2 साल ही देने हैं, तो फिर वो अमाउंट भी आप इतनी ज्यादा डबल क्यों उससे रिकवर कर रहे हैं। अब आंसर बताइए, क्या ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं? मैम डैमेज, लिक्विडिटी डैमेज तब होते हैं ना जब माकूल से पैसे वो ले रहा होता है, मतलब ज्यादा भी वो ना ले रहा होता, और पेनल्टी तो होती है ज्यादा पैसे वो मांग रहे हैं तो पेनल्टी होगी है। ये पेनल्टी है, और देखिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है उससे 1.6 मिलियन दूसरे साल ही, ये पेनल्टी है। आगे आइए जी, अब वो कहते हैं कि आपने चले समझ लिया पेनल्टी क्या मैम होती है। इसमें उन्होंने मैम जी इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करेगा किसी भी इंस्टॉलमेंट में तो होल सम रिमेनिंग नहीं, उन्होंने कहा होल सम, यानी कि जो बाकी पूरे 2 मिलियन की बात हुई है वो सारा का सारा उसको देना पड़ेगा फिर शायद। हाँ जी, सारा देना पड़ेगा। तो वो 1.6 मिलियन की तो कहीं बात की समझ नहीं आ रही ना। तो फिर ये 4 लाख अगर उसने उस साल नहीं दिया तो फिर यानी कि पूरा का पूरा 2 मिलियन ही देना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिमेनिंग का 1.6 मिलियन भी उसे साथ ही देना पड़ेगा, तो इनफैक्ट वो 2 मिलियन उसी दिन उससे मांग रहा है, तो 1 मिलियन की पेनल्टी बन गई ना इसमें तो फिर। जी मैम ठीक। हाँ जी। अच्छा आगे आइए जी, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप लिक्विडेटेड डैमेजेस
रेट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में लिख दें। लाइक आप कहते हैं, जैसे एग्जांपल 61 देखते हैं, वो कहते हैं कि जी देखें जाहिद गुड्स डिलीवर करेगा यासिर को, और यासिर प्रॉमिस करता है कि वो उसे 30 दिन के अंदर अंदर उसे पे कर देगा। ठीक है, जाहिद गुड्स डिलीवर करता है और यासिर उसे उस गुड्स की अमाउंट 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देगा। ये अब उन्होंने आगे फर्दर एग्री किया कि अगर पेमेंट में डिले किया तो यासिर साहब जो हैं, जिसने अमाउंट पे करनी है, वो 10% इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन अमाउंट ड्यू। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि आप ये देखें कि ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, आप खुद सोचें, अगर 30 दिन का उसने उसे टाइम दिया, 30 दिन के बाद भी अगर उसने उसे पेमेंट ना की, तो मार्केट में यूजुअली यही रेट चल रहे होते हैं, 8%, 10%। ठीक है, 10% आपने जो अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो ये यूजुअल होता है। और 10% कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आप जो भी अमाउंट ड्यू है उस पर 10% कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या बहुत बड़ी अमाउंट निकल आएगी। तो आप मुझे बताइए, क्या ये पेनल्टी है या लिक्विडिटी डैमेजेस? लिक्विडिटी डैमेजेस मैम। अब यही जो रेट को इंटरेस्ट लगाया आपने, ये आपका लिक्विडिटी डैमेजेस बन गया। ठीक है जी। अब देखिए, क्योंकि उसने भी 30 दिन तक इंतजार किया, और 30 दिन इंतजार करने के बाद भी आप उसे पैसे नहीं दे रहे, तो अब इसलिए उसने आपको थोड़ा अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कहा जी कि आप फिर पेनल्टी थोड़ी सी देंगे। पेनल्टी से मुराद ये कि थोड़ा सा अमाउंट आप एक्स्ट्रा मुझे डैमेजेस पे करेंगे। ओके, इसके बाद आइए जी 62 देखिए। आजम बाबर को एक बॉन्ड देता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ 1 मिलियन विद इंटरेस्ट एट 12%। आजम ने, जाहिर सी बात है, बाबर से कोई पैसे लिए होंगे। ठीक है, अब आजम बदले में उसे एक बॉन्ड दे रहा है 1 मिलियन का, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है। यानी कि 1 मिलियन को जितनी भी इंस्टॉलमेंट में पे करना हो, उसने कहा हुआ जी कब पे करना है जी, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स। और ये मुझे नहीं लगता कि बताया उसने कि कहाँ कितनी देर बाद उसने जो है ये अमाउंट पे करनी है। बस उसने ये कहा है कि ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस पे हर 6 महीने बाद इस बॉन्ड पे 12% पे करना है। उसने एग्री किया है, ओके, ये ट्रांजेक्शन सही लगती है। स्टिपुलेशन क्या ऐड किया, अगर डिफॉल्ट किया, अगर इस 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लेट से पे ना किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 75% फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। अगली लाइन पढ़े बगैर मुझे बताइए, लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है? पेनल्टी है मैम, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 75%, ये क्या कर रहे हैं भैया, आप उसका घर खाली कराना है, सारा कुछ आपको दे दे। 75% पेनल्टी है भाई, कोई जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है। कहाँ 12% और कहाँ 75%, तो ये पेनल्टी है। तो बाबर सिर्फ और सिर्फ उतनी अमाउंट आजम से रिकवर कर सकता है जितनी कोर्ट ने कंपनसेशन वो अलाउ करेगा, और जितना कोर्ट कहेगा जी ये इतना रीजनेबल। ठीक है जी, ओके। इसके बाद आइए जी, कहते हैं कि जी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी। कभी आपने घर रेंट पे लिया, या घर रेंट पे लेने का या फिर घर खरीदने का कभी कॉन्ट्रैक्ट किए, कुछ आइडिया है? यस मैम। क्या होता है उसमें? मैम उसमें मतलब वो सारे रजिस्ट्री वगैरह, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर के, वो ट्रांसफर करते हैं और स्टाम्प वगैरह लिखवाते हैं पेमेंट के बाद, रिटर्न ओके, कॉन्ट्रैक्ट मतलब, शायद ये। ठीक है, ओके। अगर आपको याद हो तो जो जब आपने रेंट आप करते हैं, लेट से ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए ने रेंट बेसिकली रेंट पे वो दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, लेंडर है बेसिकली, उधर से टेनेंट है, सॉरी एक होता है आप, ये टेनेंट है आपका जिसको दिया जा रहा है, ये लैंडलॉर्ड है। अच्छा, इसने कहा जी कि मैं आपको 16 जुलाई को घर दे दूंगा रेंट पे 2020 को, लेट से। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हो गया। ए जो है वो 16 जुलाई को बी को घर रेंट पे दे देगा, और बदले में बी जो है मंथली बेसिस पे उसे लेट से 35,000 रेंट पे करेगा। ठीक है, अच्छा, ए ने ये पहले हाउस जो है जो इसे देना है रेंट पे, पहले किसी और को दिया हुआ है,
अब वो वहां से खाली करवाएगा, वहां से खाली करवाने के बाद 16 जुलाई को इसको दे देगा जी कि ये ले उसकी पोसेशन, तो अब उसे रेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये को कुछ एक रिस्क है, ए को क्या रिस्क है जी कि कल को ये बंदा आज तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर गया और मैं घर खाली करा लूं और अपने जो मेरे अभी किराएदार हैं उनको निकाल दूं, कल को ये जो है 16 जुलाई को कहे जी सर मैं नहीं आ सकता, मेरा इरादा बदल गया, ठीक है, तो ये तो ब्रीच करेगा। वो कहते हैं कि इस केसेस में यूजुअली जो ऐसे होते हैं यहाँ पे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते होते हैं। आप कहते हैं कि सर आप ठीक है 16 जुलाई को आए, लेकिन आप ना कुछ हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दे जाएं जिससे मैं समझ सकूं कि भाई आपकी इंटेंशन वाकई है, आप घर रेंट पे लेना भी चाहते हैं। अगर आप 16 जुलाई को वापस ना आए घर को लाइक पोसेशन लेने, तो मैं फिर ये आपका जो डिपॉजिट दिया होगा, लेट से आपने 50,000 का मुझे डिपॉजिट दिया होगा, आप यूजुअली तकरीबन 50,000 नहीं, आप तकरीबन उतना रखते हैं लेट से 40,000 तक जितना आपका 1 महीने का रेंट बनता है, ठीक है। यही होता है ना, 1 महीने के अंदर अंदर आप कहते हैं कि जी मेरा वो किराया ना आ जाए, मैं अगले फिर किराएदार को ढूंढ लूंगा 1 महीने के अंदर। तो आप कहते हैं कि आप इतना जरा मुझे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे, 1 महीने का जो रेंट है वो जरा एडवांस में पे कर दें मुझे, 40,000 रख सकते हैं, 80,000 रख सकते हैं, वट एवर, ठीक है जी, कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं। अगर आप 16 जुलाई को नहीं आए, इनकार कर दिया, तो ये डिपॉजिट मैं आपको वापस नहीं करूंगा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये फिर डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, ये फिर आपको वापस मिल जाएगा। इसको कहते हैं जी सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसी तरह आप जब किसी पर्सन से लोन लेने जाते हैं तो लोन वो आपको जितने का भी दे, आप उसे कहते हैं कि जी अगर आपने मुझे इस स्पेसिफाइड डेट पे लोन पे ना किया तो ये जो भी आपने मेरे पास जो चीजें मोर्गेज कराई हुई हैं या आपने जिसकी मेरे मोर्गेज कराई हैं या आपने प्लेज कराई हुई हैं, आगे आप देखेंगे, तो बदले में आप कोई चीज उसके पास रखवा देते हैं। आप कहते हैं कि ये चीज फिर मेरी हो जाएगी, मैं इसे जब्त कर लूंगा, ठीक है, फोरफीट कर लूंगा। जब्त करना मतलब फोरफीट करना मतलब जब्त कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें देखिए, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लेना, ये कब हो रहा है जी कि अगर बी जो है वो डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, अगर बी डिफॉल्ट करेगा या ब्रीच करेगा, जाहिर सी बात है उसने एग्रीमेंट किया है तो वो अपने आप को भी तो बचाना चाहता है, वो कहते हैं ब्रीच करे ना करे ठीक है, लेकिन जो नुकसान हो कम से कम ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये तो मैं जब्त कर लूँ ना। बाद में ये जो लोग होते हैं ये मिलते मिलते होते नहीं है, और मैं अभी से ही इसके साथ जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका जो है वो जब्त कर लूंगा एज अ जो भी अपने नुकसान की भरपाई के लिए। अच्छा, अब आते हैं जरा बुक पे। वो कहते हैं कि जी अगर आप ये क्लॉज रखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लूंगा अगर एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया, तो ये बेसिकली नेचर में पेनल्टी है, ठीक है, नेचर में अगर देखा जाए तो ये एक किस्म की पेनल्टी बनती है। ओके, उसने कहा जी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में, इन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट फिर क्या करता है, अगेन पेनल्टी के केस में क्या किया जाता है, वो एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन करेगा, ठीक है, वो कहेगा जी नहीं सारा ही हो सकता है उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख तक का लिया हो, तो यूजुअली हमेशा जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा भी रख लेते होते हैं अमाउंट, एडवांस ऐसा होता है कि जी 2-3 महीनों का रेंट भी रख लिया जाता होता है अगर इन प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो जी ये पेनल्टी की नेचर में आ जाता है, क्योंकि अगली पार्टी का इतना शायद नुकसान ना हुआ हो जितना वो अपनी पेनल्टी उसके ऊपर लगा देता है। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए नॉर्मली ये पेनल्टी में आ जाता है, तो अगर आप ये डिपॉजिट जो है वो इसका जब्त करना चाहते हैं तो आप सारा डिपॉजिट जब्त नहीं कर सकते, कोर्ट आपको जितनी अमाउंट रीजनेबल बताएगा आप वो जब्त करेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी अब आप या तो गवर्नमेंट से ले रहे थे या गवर्नमेंट की तरफ जाने वाली थी, वट एवर, अगर ये एडवांस उसको आपने दिया हुआ है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी अमाउंट डिपॉजिट जो भी आपने किया है वो फॉरफिट कर सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट के साथ इस तरह की धोखेबाजियां ना करें, तो आम अगर आप पार्टीज के साथ करते हैं तो ठीक है, वहां पे हम थोड़ा आपको कोर्ट कंपनसेशन अलाउ कर सकती है, अदरवाइज अगर ये गवर्नमेंट है दूसरी पार्टी तो फिर आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका सारा का सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी रूल्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस।
ये रूल्स आप देखेंगे जी, हमने ऑलमोस्ट तकरीबन पढ़ ही लिए हैं। पहला रूल क्या है जी, जो डैमेजेस अवॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव है वो अगली पार्टी को पनिश करना नहीं होता, बल्कि जो पार्टी एट डिफॉल्ट है उसको पनिश करना नहीं होता, बल्कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको उस पोजीशन में लेके आना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जाता या ना भी किया जाता तो उसका कोई नुकसान ना होता। ठीक है, तो एग्री पार्टी जो है वो एक्चुअल जो लॉस हुआ है उसको वो रिकवर कर सकती है। ये तो हमने देखा ऑर्डिनरी डैमेजेस की सूरत में, स्पेशल डैमेजेस की सूरत में, विंडिक्टिव के केस में पनिशमेंट आ जाती है, फिर कुछ नॉमिनल डैमेजेस भी रख दिए। इवन नहीं भी कुछ आपका नुकसान हो रहा तो फिर भी कोर्ट कहती है कि चले कुछ ना कुछ दे दें। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस अगेन एक्चुअल लॉस के साथ आपका उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, पेनल्टी नहीं लगाई जाती। पेनल्टी में भी अगेन उसके कहा कि कोर्ट आपको देखेगी कि क्या जेन्युइन इतना एस्टिमेट बनता भी है कि नहीं बनता। अच्छा, अगर कोई रियल लॉस आपको नहीं नजर आ रहा तो फिर नॉमिनल डैमेजेस दे दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको दे जरूर दिया जाता है। और अगर पार्टी जो है फिक्स करते हैं कोई भी ऐसी अमाउंट डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच, तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अमाउंट अलाउ करेगी। तो डैमेजेस का मकसद अब जरा पीछे से सोच लीजिए, मकसद क्या है कि जी एग्री पार्टी को कॉम्पनसेट करना, दैट्स इट, ना कि ब्रीचिंग जो करने वाली पार्टी है, ब्रीच करने वाली, उसको नुकसान, उसको सजा देना है। क्योंकि सजा देने पे आएंगे तो पता नहीं फिर आप कितनी बड़ी बड़ी सजाएं तय कर लेंगे, जैसे विंडिक्टिव डैमेजेस थे। अच्छा, अब ये इंजर्ड पार्टी की भी ड्यूटी बनती है कुछ, क्या जी, कि वो ये सोच के जी कि मुझे तो मेरा डैमेज मिल जाएगा, आराम से मुझे डैमेजेस मिल जाएंगे, तो वो अपना नुकसान करवाती फिरे। तो वो भी देखिए बेस्ट ऑप्शन चूज करे कि भाई मेरा अगर कोई डैमेज हो रहा है तो कोई कम से कम मेरा जो है वो नुकसान हो। ठीक है जी, ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, नहीं समझ आई तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल 64 आगे है जी, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोट किसे कहते हैं, रिमोटनेस? कंट्रोलर, कंट्रोल जिससे करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मतलब भी होता है इसका। मैम इंस्ट्रक्शन, शायद इंस्ट्रक्शन देना रिमोट के जरिए। अच्छा, कभी आपने ये वर्ड सुना है कि बड़े रिमोट चांसेस हैं, बड़े रिमोट चांसेस हैं कि जी ऐसा पॉसिबल होगा? कभी ये वर्ड लाइन या कहीं पे सुनी है? नो। नो मैम। तो लॉ की जुबान में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब ये है, रिमोटनेस किसी चीज की प्रोबेबिलिटी का कम होना। लाइक आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान हारने वाला है, नजर आ रहा है कि उसके जी 8 आउट हो चुके हैं, 2 विकेट रह गई हैं, और अभी जो टारगेट अचीव करना है उसमें अभी कह लीजिए 70-80 का स्कोर अभी मजीद करने वाला है। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि यार चांसेस कम हैं कि पाकिस्तान जीत सके, आप कहते हैं कि जी बड़े रिमोट चांसेस हैं। रिमोट क्या जी, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो बड़े रिमोट चांसेस हैं कि जी पाकिस्तान जीत सकता है, बड़े रिमोट चांसेस हैं कि जी वो बंदा आज आ सकता है, बड़े रिमोट चांसेस हैं जी कि वो बंदा बदल जाए। तो बड़े आप इसको इस सेंस में थोड़ा यूज करते हैं जहाँ पे आपको कहते हैं कि जी अगले प्रोबेबिलिटी ना होने के तकरीबन बराबर होती है। बड़े यहाँ रिमोट चांसेस हैं कि जी मेरा लकी ड्रॉ निकले, बहुत ही रिमोट चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि आप तकरीबन ना ही समझ लीजिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरे 2 वर्ड यूज किए, डिफेंडेंट और क्लेमेंट, इसको जरा समझ लें। डिफेंडेंट किसे कहते हैं जी, तो बता सकते हैं? बचाव करना, मैम डिफेंड करना जिसने ब्रीच की हो वो डिफेंड कर रहा होता है, उसको डिफेंडेंट बोलेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसने ब्रीच की हो, लेकिन लेट्स से जो भी बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और क्लेमेंट कौन होगा, जो कह रहा है कि जी इस पार्टी ने मेरा नुकसान किया है, ये जो कोर्ट में लेके जाएगा जी मसला, वो क्लेमेंट होता है। तो क्लेमेंट क्या है जी, जो अपने अपनी शिकायत लेके जा रहा है, और डिफेंडेंट कौन है जी, जो अपने आप का बचाव करे, भी मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहते क्लेमेंट कहते इसने मेरे मुझे मारा है, वो कहते मैंने नहीं इसको मारा। तो जो कह रहा है कि जी मैंने नहीं मारा वो डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ बेसिकली कोर्ट में फैसला लेके जाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे ने की, अब आपको वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, नहीं मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। ठीक है, डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लॉसेस अराइज हो जाते हैं, लेकिन वो इतने रिमोट समझे जाते हैं कि भाई इस ब्रीच से बड़ा बड़ा रिमोट चांसेस होते हैं
कि एक्सपेक्ट किया जाए कि जी इसको बहुत ज़्यादा आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इस लाइन को ज़रा दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा जी आर कंसीडर्ड टू रिमोट, बहुत ही रिमोट समझे जाते हैं फ्रॉम द ब्रीच फॉर इट टू बी फेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट फॉर देम। ठीक है, कहा जी कि ये इस तरह के डैमेजेस हैं कि बड़े रिमोट चांसेस होते हैं, बड़ा बड़ा कम ही ऐसा होता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो डिफेंडेंट है वो क्लेमेंट को कॉम्पनसेट करे, बड़े कम चांसेस हैं। चलें अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। इसने जो बड़ी बड़ी मुश्किल लाइनें लिख लिख के आपको जो है वो पागल कर दिया है। एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लेट से आप कभी उबर बुक कराई है आपने? उबर करीम? यस जी मैम। मैम। ठीक है, लेट से आपने उबर गाड़ी बुक कराई, उबर आपने मंगवाई, आपने जी कहा, वो उसने आपको बताया कि जी सर मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आपने कहा ठीक है। आपकी क्लास थी या फिर आपको कहीं जगह पे पहुंचना था, मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हुआ क्या कि जी 15 मिनट का कह के वो इतना रश में फंस गया, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया, वो 15 मिनट की बजाय आधे घंटे बाद आया। मीटिंग आपकी गई भाड़ में, क्लास भी आपकी छूट गई, अब क्लास में भी लेट पहुंचेंगे। अच्छा, एक तो आपका ये जो अगर लेट से आपने क्लास में जाना तो आपका नुकसान हुआ कि आप लेक्चर नहीं ले सके। लेट से अगर आपने मीटिंग में जाना था तो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी जिसमें आपने कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना था बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेट से आप कोई 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला था। ठीक है, अब वो मीटिंग आपकी हो गई कैंसिल, प्रोजेक्ट आपको वो नहीं मिल सका, वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सके। अच्छा, अब आप टैक्सी ड्राइवर आ गया जी आपके कोई आधे पौने घंटे बाद, अब आप उससे क्या कहेंगे? निकालो मेरा 1 मिलियन रुपए, ये कहेंगे? नो मैम। नहीं कह सकते आप उससे 1 मिलियन का। ठीक है, उसने ब्रीज जरूर की है, उसने ब्रीज जरूर की है डिफेंड, अब वो अपने आप को डिफेंड भी करेगा। सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, मैं यकीन करें मैं तब से निकला हुआ हूँ और मैं 1 मिनट भी गाड़ी रुका नहीं, आप देख सकते हैं मैप पे, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, मैं वहाँ पे आप जाके बकायदा खुद देख लीजिए, और खैर बहुत सारी वो रीज़न आपको जस्टिफिकेशन सब कुछ देगा, डिफेंड कर रहा है अपने आप को। ठीक है, अब क्लेमेंट जो है वो उससे क्या रिकवर कर सकता है? अगर अमाउंट की बात करें तो क्या रिकवर कर सकता है? कुछ रिकवर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता? क्या रिकवर कुछ करेगा? खास नहीं, बस शिकायत कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो क्या रिकवर कर सकता है। चलें हम एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल 65। और वैसे भी मैम जो उसको कौन सा कंफर्म पता था जी कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाना है उसको, मे भी ना मिलता अगर चला भी जाता तो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सिचुएशन समटाइम ऐसी होती हैं जहाँ पे बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपको वो ज़्यादा आगे दूर तक जाके जो है आपको कॉम्पनसेट किया जाए। एग्जांपल देखते हैं कि ये टैक्सी ड्राइवर है, उसको आपने बुक किया टू टेक अ पैसेंजर टू एयरपोर्ट। अब आपने एयरपोर्ट जाना था, ठीक है। अब आपको पता है एयरपोर्ट पे अगर आप टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, फॉर अ सर्टेन फ्लाइट टू कराची, आपने कराची जाना था, ओके, वेयर द पैसेंजर एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट अ डील वर्थ 1 मिलियन। अब वहां पे कराची पहुंच के आपने एक डील साइन करनी थी, 1 मिलियन की डील साइन करनी थी। अब अगर टैक्सी ड्राइवर जो है वो ब्रीच करता है, लेट से वो लेट पहुंचता है, इतना लेट पहुंचता है कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है। ठीक है, फ्लाइट मिस हो गई, अब आप उससे रिकवर क्या कर सकते हैं? अब हो सकता है कि आप क्या कहेंगे, जी भाई मैंने अब नेक्स्ट फ्लाइट जो ली है आगे, तो वो मेरी जो है उसमें मैंने ये मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए, कुछ आप ये कर सकते हैं। तो आगे उसने कहा जी टैक्सी फर्म जो है वो लायबल हो सकती है फॉर एक्सपेंसेस सच एज एनी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आपको आई है फॉर गेटिंग द नेक्स्ट फ्लाइट, लेकिन इट इज अनलाइकली टू बी एक्सपेक्टेड कि आप वो बंदा पैसेंजर को कॉम्पनसेट करेगा फॉर द लॉस ऑफ 1 मिलियन। ये अनलाइकली है, ये नहीं होता, और ये पॉसिबल है भी नहीं, ये लॉजिकल भी नहीं है। तो यहाँ उसने रिमोटनेस और डैमेजेस को बस सिंपल एक सिचुएशन बताई है कि कुछ सर्कमस्टांसेस अगर आप बीइंग अ लॉजिकल पर्सन सोचें तो ऐसे सर्कमस्टांसेस निकल आते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा कोई डैमेजेस और पीछे के डैमेजेस जो कि जैसे आपने स्पेशल डैमेजेस का पता है आपको, लेट से अगर वो बता भी देता ना यहाँ पे कि मैंने एक डील साइन करनी है, आप जल्दी पहुंचे, अगर आपके दिमाग में स्पेशल डैमेजेस आते हैं,
अगर वो यहाँ पे बता भी देता है कि जी मैंने वो एक डील साइन करनी है, जल्दी पहुंचे, और अगर वो डील कैंसिल हो जाती है या डील किसी वजह से वो कर नहीं पाता, इवन देन टैक्सी ड्राइवर उसको 1 मिलियन नहीं पे करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल 66 आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल 67 भी आप खुद करेंगे। अच्छा, पिछली एग्जाम्पल्स कर लेंगे सबने जो आपको दी गई थी? मैम मंडे तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मैम वो कल टेस्ट भी है, वो चैप्टर 3 4 भी टाइम थोड़ा बहुत किया पीछे से, और अभी वो सारा कंप्लीट नहीं पढ़ा। जी क्या कह रहे हैं? तो मैं फिर इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी फिर मैं बाद में ही सोल्व कर पाऊंगी। ठीक है जी, जो पीछे एमसीक्यूज हैं, जब एक बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद मैं चैप्टर 6 के आपको एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगी। शायद हम क्लास में कर लेंगे, शायद आप घर से करें, और एक दिन मैं डिस्कस कर लूंगी। ओके, चलिए अब आते हैं जी हम अपने चैप्टर 6 पे, 7 पे सॉरी। चैप्टर 7 में अब आपको 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, 4-5 कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। एक होता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्लेज। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी मैंने आपको बताया था आगे जाके पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी आगे जाके पढ़ेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको पहले आइडिया दे दिया था, बताया था कि पढ़ेंगे, प्लेज भी जैसे आज मैंने बताया हम आगे पढ़ेंगे। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पढ़ा हुआ है हमने एक जगह पे। टीचर इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो खुद ब खुद ही लागू हो जाए, जिस तरह आपने हम एग्जांपल पढ़ी थी कि बुक अगर रह गई है नहीं, आपकी तो implied अब टीचर वो वाला नहीं है वो जिसमें बुक की हाँ जी एग्जांपल बिल्कुल पढ़ी थी कि ठीक है, अगर कोई लड़की जो बुक आप भूल गई खुद है से नहीं अपनी। करते। हाँ जी वही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट करते हैं कि जी मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, दैट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये जब आप एग्रीमेंट पढ़ रहे थे चैप्टर 2 के अंदर, आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स फॉर्मेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो उसमें था एक एम्प्लॉयड था, एक आपका एक्सप्रेस था, और एक था कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा कोजाई था। एक था जी एक्सप्रेस करें तो वो आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड स्पोकन या फिर रिटन। या फिर आप एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयड क्या जी, आपने लेट से आप मोची के पास गए, उसको अपना जूता पकड़ाया, आपने जूता पकड़ाया, उसने जूता पकड़ लिया, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई एम्प्लॉयड तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, अब कुजाई क्या है, इसमें ना तो आपने बाय वर्ड स्पोकन किया, ना ही आपकी कोई इंटेंशन थी, आपकी बिल्कुल कोई इंटेंशन थी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन लॉ कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक उसने कुछ आगे एग्जांपल दी हैं कि खुजाई कॉन्ट्रैक्ट हर सिनेरियो में नहीं बनता, कुछ सिनेरियोज में बनेगा। सबसे पहले खुजाई कॉन्ट्रैक्ट को एक और नाम दिया गया था, क्या नाम था जी? कंस्ट्रक्टिव मैम। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, तो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लीगली आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, आपने खुद नहीं किए होते। ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन होता है जो इम्पोज बाय लॉ होता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो एक कोजाई कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता असल में, ये बेसिकली एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो पार्टीज के बीच में इम्पोज कर दी जाती है किसी वजूहात की बेस पे, कुछ सरकमस्टांसेस की बेस पे। अब देखिएगा, जितने भी आप यहाँ पे कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल देखेंगे, बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसको उसने कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे दी है, सिंपल। किसी की बुक रह गई है, किसी की कोई चीज गुम गई है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं कि जी उसके ओनर को ढूंढते हैं, ये बुक उस तक मैंने पहुंचानी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा आपको नजर आया, आप उसको खाना खिला देते हैं, ये आपने एक अच्छा काम किया है।
ठीक है, तो फिर यहाँ पे ना कुछ लॉ आ जाता है, लॉ आके वो कहते हैं कि जी ये जो बंदे अपनी जिनकी नीयतें साफ हैं उनको फिर कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनका हक बनता है कुछ रिवॉर्ड का। तो इस केस में लॉ जो है वो फिर कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, होता तो नहीं है, ठीक है, लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, होता नहीं है। अच्छा, सबसे पहले उसने कहा जी कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, कहीं कुछ पढ़ा है आपने नेसेसरी से रिलेटेड पहले? जी मैम, वो माइनर के केस में पढ़ा था कि वो सिर्फ वो वाले बाद में उसकी प्रॉपर्टी में से पैसे ले सकता है जो उसने उसकी नेसेसिटीज पर खर्च किए हो। बिल्कुल ठीक है अली, आपको याद हो कि वो एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड होता है यूजुअली, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो होता है। लेकिन अगर आपने किसी माइनर को, बेचारे को, भूखे को खाना खिला दिया है, उसको कपड़े लेके दे दिए हैं पहनने के लिए, उसको थोड़ी सी जगह दे दी है कहीं पे रहने के लिए, तो इसके बदले में ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसरीज हैं ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए। अगर आपने ये प्रोवाइड करनी है तो फिर लॉ कहता है कि देखिए आपका भी अब हक बन गया है, अब आप माइनर की प्रॉपर्टी से ये अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अब ये नहीं कि अब आप एक्स्ट्रा उसके जाके बाप से पैसे मांगना शुरू कर दें, ठीक है आपने किया है, लेकिन मैंने भी आपके लिए ये एक चीज रख दी है कि आप माइनर के साथ वैसे तो एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन अगर आप माइनर को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसके कुछ पैसे दे दिए जाएं, आपको ये अमाउंट रीइंबर्स कर दी जाए। वहां पे हमने माइनर के केस में पढ़ा था। यहाँ पे जब वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो वो कहता है कि जो भी पर्सन इनकेपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा पर्सन जो इनकेपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो पर्सन या फिर उसके डिपेंडेंट को आप बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जो कि सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ है। तो जो पर्सन सप्लाई कर रहा है नेसेसरीज, वो इंटाइटल्ड है कि अपनी ये प्राइस रिकवर कर सकता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताइए कौन कौन से पर्सन होते हैं जो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? टीचर, माइनर, इंसॉल्वेंट, माइनर हो गया मैम, सोवरेन, और जिसको अल्लाह ने मना कर दिया। हुआ कि मतलब ये नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो बाहर से आए हैं लोग, जो बाहर पर किसी ओहदे पर फाइज हैं, वो फॉरेन sovereigns सॉवरन और एम्बेसडर। फॉरेन यही सोवरेंस 4-5 एंड थे। एम्बेसडर इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर आप इनको क्या प्रोवाइड करते हैं जी? टीचर, इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर वो इमाइल, इस तरह कोई वर्ड था, इमिलिटी शायद। इम्यूनिटी मिलती है इन्हें, इम्यूनिटी होती है एक खास किस्म की, ठीक है। चले, जो भी पर्सन है इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप उस बंदे को या फिर उसके जैसे कि कन्विक्ट्स होते हैं, मुजरिम होते हैं, आप उसको खाना खिला दें या फिर आप उसके घर वालों को खाना खिला दें, तो अब आप इंटाइटल्ड हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसने जो है वो जो 2 एग्जांपल दिए हैं वो दोनों ही ल्यूनेटिक पर्सन की दी हैं, माइनर की नहीं दी। इवन आप एक अनसाउंड माइंड है उसके घर वालों को भी खिला देते हैं, और घर वालों से मुराद है उसकी वाइफ और उसके माइनर चिल्ड्रन, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। जो एक बंदे के डिपेंडेंट्स होते हैं, वो बंदे के डिपेंडेंट जो होते हैं, जो जिसका लॉ भी आपको अलाउ करता है, वो होता है उसके वाइफ और उसके बच्चे, लेकिन माइनर बच्चे। अगर वो बच्चे माइनर नहीं है तो फिर वो उसके डिपेंडेंट नहीं रहते। बाय लॉ ही आप जब 18 साल से ज्यादा के हो जाते हैं तो आप अपने माँ बाप के डिपेंडेंट नहीं माने जाते, कि आप अपने माँ बाप के डिपेंडेंट्स में आएंगे। वाइफ हमेशा डिपेंडेंट में आएगी, ठीक है, लेकिन बच्चे अगर माइनर की नहीं है, बड़े हो गए हैं, अब वो डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जी, वाइफ हमेशा ही डिपेंडेंट में आएगी, वो हमेशा अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट है, वो उस लॉ ने कह दिया कि ये डिपेंडेंट में आएगी। तो आप एक ल्यूनेटिक पर्सन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको खाना खिला दें, या खाना खिला दें, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर दें, या उसकी वाइफ को, तो आप इंटाइटल्ड हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकें। क्योंकि देखिए उसकी बाकायदा एक प्रॉपर्टी होगी तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल बताइए, अगर लेट से एक ल्यूनेटिक पर्सन है, आपने उसके बच्चों को खाना खिला दिया,
ठीक है, अब मुझे बताइए, आप ये पैसे ल्यूनेटिक पर्सन की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं या उसके बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं? टीचर अगर तो वो बच्चा उसका माइनर है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि वो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिली होगी और वो होगी एक्चुअली उसी ल्यूनेटिक पर्सन की, और अगर वो मेजर हो गया तो फिर सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी में से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिनेरियो डिफरेंट हो गया। अगर आप एक मैं माइनर वैसे ये अजीब नहीं है कि खाना खिला के किसी की प्रॉपर्टी से आप पैसे हासिल कर रहे हैं? नहीं नहीं, अजीब नहीं है, अजीब नहीं है। जब आपने खाना खिलाया आपने कुछ सोचा था ऐसा? अजीब नहीं है। आपने खाना खिलाया, उतने ही पैसे आपको दे दिए जाए। आपने 200 का रुपए का खाना खिलाया है तो 200 रुपए ले लें उसके बाप से जाके, लेकिन उससे बाप की प्रॉपर्टी से नहीं लेंगे। यहाँ पे अब ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ट्रिकी चीज यहाँ पे आप नोट कीजिए, वो ये है कि देखिए, जो भी पर्सन इनकेपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो माइनर भी हो सकते हैं, वो ल्यूनेटिक पर्सन भी हो सकता है। अच्छा, माइनर के केस में आते हैं। माइनर की भी तो बच्चे हो सकते हैं। माइनर की शादी कर दिया आपने, चलो करनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन कर दी। माइनर के भी फिर बच्चे हो सकते हैं, उसके डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, और उसके की वाइफ हो सकती है, उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब आपने किया क्या है, आपने, और इसके भी आगे चिल्ड्रन हो सकते हैं और वाइफ। अगर तो आप बच्चों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन को, लेट से इधर से भी चिल्ड्रन को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, यहाँ पे अब आपने जो एक्सपेंस उनके ऊपर इनकर किया है, आप इन्हीं बच्चों की प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे। ठीक है, अब अगर आप एक ल्यूनेटिक पर्सन है, आप ल्यूनेटिक पर्सन है, इसका मतलब आपके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आप भी इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैं और आपके बच्चे भी इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस केस में वो कहते हैं कि जी इनकी, ठीक है, आपको खाना खिला दिया या आपके बच्चों को खाना खिला दिया, बात एक ही है, आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। या आपकी वाइफ को खाना खिला दिया, आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। जब बात आती है यहाँ पे माइनर के केस में, कोई बंदा माइनर है, अगेन यहाँ पे वो खुद भी इनकेपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने इनके बच्चों को भी खाना खिला दिया तो आपकी प्रॉपर्टी से भी रिकवर किया जा सकता है और आपके बच्चों की प्रॉपर्टी से भी रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पर्सन साउंड माइंड है, ठीक है, अब ये पर्सन ऐसा तो नहीं है ना जो इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके माइनर को आपने खाना खिला दिया, अगर इस माइनर की प्रॉपर्टी मौजूद होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप इस साउंड पर्सन की प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब चीज है, ये अब आपने ध्यान में रखना है। माइनर की प्रॉपर्टी से कवर कर सकते हैं, साउंड माइंड जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आती, आपको समझ आए तो मुझे थोड़ा बताइएगा, लेकिन आप उसमें से रिकवर नहीं कर सकते। बात यहाँ पे ये हुई है कि आप जो पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये दोनों पर्सन, आप उनको खाना खिलाएं या उनके बच्चों को, उनके डिपेंडेंट्स को खिलाएं, आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। और जब आप साउंड माइंड है, और साउंड माइंड आपकी तो फिर बात ही नहीं हो रही, फिर बच्चे की बात हो रही है, एक लूनेटिक को खिला दिया, एक माइनर को खिला दिया, तो इनकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाए। इनकी प्रॉपर्टी नहीं है तो इनके कोई भी वो पर्सन नहीं आएंगे कि जी इनके माँ बाप आ जाएं कि अपनी प्रॉपर्टी से पैसे दें। चले, लंबा हो गया थोड़ा सा, आगे चलते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। चले, इस पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी को अपना घर रेंट पे दिया हुआ। मिस्टर बी इसको लेट से 40,000
पर मंथ रेंट पे करता है, ठीक है। घर किसका है? ए का मिस्टर मैम। ए का घर है, हाउस जो है वो ए का है। पता चलता है कि मिस्टर ए का जो घर है उसको गवर्नमेंट जब्त करने आ रही है। इसने कोई पिछले कोई टैक्स या कोई प्रॉपर्टी कोई भी उसके कोई जो है वो चार्जेस पे नहीं किए थे और इसको वार्निंग दी थी कि अगर आपने इतनी देर तक चार्जेस पे ना किए तो आपका घर जब्त कर लिया जाएगा। अब मिस्टर ए को चार्जेस पे कर देने चाहिए थे, उसने नहीं किए। अब गवर्नमेंट आ गई है जी इसका घर जब्त करने के लिए। अब बी को लाले पड़ गए हैं क्योंकि उस घर में रह कौन रहा है जी? बी रह रहा है मैम। बी रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट जब्त करने आएगी तो बी घर खाली करेगा, बी एकदम से बेचारा कहाँ जाएगा? रुल जाएगा वो तो, अपने बी बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? बी क्या करता है? बी कहते हैं कि सर रुके, ऐसा करते हैं, ए ने पैसे देने, ए ने चार्जेस पे करने, ए के पास अभी पैसे नहीं है, जो भी है बी गवर्नमेंट को पैसे पे कर देता है जो भी चार्जेस है। कोई मुझे बताएगा बी ने ये क्यों किया है? ताकि वो घर में ताकि रह वो सके मैम। बेचारे घर में रह सके। क्या उसने ये अल्लाह के लिए किया कर दिया, चैरिटी कर दी है? नो मैम, नहीं, वो वो ए से रिकवर करेगा। रिकवर करेगा वो तो। रिकवर करेगा। जब भी आप ऐसा कोई मामला आता है पेश, तो आप अब एक तो आप आपका इंटरेस्ट है अपना, अगर आपका इंटरेस्ट ना होता तो आप ये पेमेंट कभी भी ना करते, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, एक पेमेंट आपने की है जी, आप बन गए एक इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अब आपने ये पेमेंट की क्यों है? आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत साफ ये है कि ये घर बच जाएगा, मैं रह लूंगा और कल को मैं मिस्टर ए से पैसे रिकवर कर लूंगा। तो आपकी बड़ी नीयत साफ है, उसको कहते हैं बोनाफाइड इंटेंशन। क्या कहते हैं जी? बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड इंटेंशन में बोनाफाइड इंटेंशन कहते हैं जिसको। ये एक लॉ का एक वर्ड है, नया सीखा आपने। जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है वैसे आपने एक बोनाफाइड इंटेंशन का वर्ड सीख लिया। जिस बंदे की नीयत साफ हो तो हम कहते हैं कि जिसकी बोनाफाइड इंटेंशन है, ओके। उसने ये काम अल्लाह के लिए तो नहीं किया, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। एक अगर आप फ्री में कर दें, चैरिटी करके कर दें, तो उसे कहते हैं जी वो एक्ट आप करते हैं ग्रेटुitously, ठीक है। और अगर वो आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि आप इसे फ्री करेंगे, फ्री में कर रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं है, अगले बंदे की आपने पेमेंट कर दी है, लाइक आपने अपने दोस्त की फी पे कर दी है, तो आपकी इंटेंशन ये है कि आपका दोस्त बाद में आपको ये पैसे वापस कर दे, ओके। तो ये आपने एक्ट जो किया है वो नॉन ग्रेटुitously किया है, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। जी मैम ऐसे ही। बिल्कुल मैम। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये जो पेमेंट करता है ना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो फिर इन दोनों के बीच में एक कुजाई कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। अब ए की जिम्मेदारी है कि ये बी को ये वाले पैसे वापस करे जो इसने इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किए। अब हम पढ़ते हैं इसको टॉपिक को बुक से। वो कहते हैं कि जी एक पर्सन जो कि इंटरेस्टेड होता है इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। मिस्टर ए बाउंड था ना, उसको पे करने थे ना, बाउंड था बाय लॉ, उसको वो चार्जेस पे करने थे, इसलिए वो पर्सन जो है वो पे कर देता है, तो वो इंटाइटल्ड है कि दूसरा पर्सन उसको ये अमाउंट रीइंबर्स करे। असेंशियल रिक्वायरमेंट उसने कहा जी आगे क्या है? पेमेंट जो है वो बोनाफाइड इंटेंशन के लिए होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी नीयत साफ रख के तो जी पेमेंट कर दी, ओके। दूसरा क्या है जी? पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलंटरी वन। वॉलंटरी किसे कहते हैं जी? वही जो कह रहे हैं अल्लाह के लिए 10 रुपए दे दो, अल्लाह के लिए कर दो, लेने की, वापस लेने की नीयत नहीं होती जिसमें, वो नॉन वॉलंटरी होता है। ये वॉलंटरी क्या होता है जी? जिसमें आप कहते हैं कि जी वापस लेने की कोई इंटेंशन नहीं है, फ्री में दे दिया, दिस इज वॉलंटरी वन। लेकिन पेमेंट जो इसने की ये वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंड बाय लॉ टू पे। और वो जो आपने पेमेंट की है वो आपने एक ऐसी पेमेंट की है जो दूसरी पार्टी बाउंड थी, उसको पे करनी थी इन एनी केस, अदरवाइज देखिए ना उसका भी घर चला जाता। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो ये आपको एग्जाम्पल 2 समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से
पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन वाली एग्जांपल 3 में करवा रही हूँ आपको। आजम जो है कुछ पे कर देता है एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटैरिली। क्या लिखा है जी? वॉलंटैरिली। वो बस क्या चाहता है कि यार झगड़ा ना हो, अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। वो बाबर और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, तो उसने कहा जी अरे छोड़ो यार, मैं रेंट दे देता हूँ, आप झगड़ा खत्म करें, मैं दे देता हूँ रेंट। अच्छा, अब ये जो आजम ने पैसे पे किए, इसका अपना कोई इंटरेस्ट था बीच में? नो मैम। वॉलंटरीली दिए ना मैम, कोई इंटरेस्ट नहीं उसका। वॉलंटरी ना भी लिखा होता, से वॉलंटरीली ना भी लिखा होता, तो आप कहते कि वो डिस्प्यूट बस खत्म करना चाहता है, उसका अपना तो आजम का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, अपना तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आजम अब ये बाद में रिकवर नहीं कर सकता बाबर से, क्योंकि उसका कोई पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं था। टीचर ओके, इसी को अगर जरा से थोड़ा सा चेंज कर दें तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी। कैसी? मतलब अगर ये बाबर कहता है कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो ये जो जिसने वॉलंटरीली दिए हैं ये कहता है कि फिल वक्त मैं तुम्हारे दे देता हूँ, तो तुम बाद में मतलब फिल वक्त मतलब मैं तुम्हारे दे देता हूँ, तो ये बाद में रिकवर कर सकता है। अच्छा जी, हाँ जी, अब वो इंटरेस्टेड हो गया। अब वो क्या है जी कि मैम। उसने अपने पैसे वापस लेने हैं, वॉलंटरी नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि उसका अपना इंटरेस्ट क्या है उसके अंदर। क्या वो अपने किसी इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है? ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई पेमेंट में जो उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने किसी इंटरेस्ट को वो सेव नहीं करना चाह रहा। तो कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली वो इस सेंस में कह रहा है कि अगर एक बंदा आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दे, ठीक है, इट्स ओके, ये बड़ी अच्छी बात है, कर देता है, अभी के लिए मैं कर देता हूँ, बाद में पे कर देना, ये तो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा वो पेमेंट कर देता है, वो बंदा मौजूद नहीं भी है, जैसे कि आगे हम इस एग्जांपल में पढ़ते हैं, वो बंदा आपके सामने मौजूद नहीं है, आपकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आपने पेमेंट कर दी हुई है, आपके बीच में आपस में कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो आपके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, आपने खुद ही से ऐसी पेमेंट कर दी, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, चाहे आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ, खुदाई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल 4 पढ़ते हैं। बिलाल ने कुछ गुड्स इंपोर्ट की और अन्नम के वेयर हाउस में स्टोर कर दी, और ये जो उसने गुड्स इंपोर्ट की थी उसके ऊपर उसने कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं की। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर एक एडिशनल कह लीजिए एक टैक्स लगता है एडिशनल किस्म का, जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी आपने पे नहीं की, किसी तरह बच बचा के आपने चीजें छुपा के ला के अनम के वेयर हाउस में रख दी, ठीक है। कस्टम अथॉरिटीज ने वो कस्टम ड्यूटी अनम से रिकवर की। अब जाहिर सी बात है बिलाल तो वो चीजें रखवा के चला गया, अब अनम से रिकवर की। अनम से कहा जी कि भाई आपने गुड्स ऐसे ले कैसे आई, आपने रखी क्या, आपको तो सजा होगी, आप पैसे दें जरा, कस्टम ड्यूटी पे कीजिए। अब उसका अपना इंटरेस्ट आ गया, वो जाहिर सी बात है अपने आप को लीगल प्रोसीडिंग से बचाने के लिए और सारा वो किसी तरह कस्टम ड्यूटी पे कर देती है, ठीक है। कस्टम अथॉरिटीज अनम से कस्टम ड्यूटी रिकवर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इज कि क्या अनम ये बिलाल से रिकवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है मैम। तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, वो खुद इंटरेस्टेड भी है इसमें क्योंकि अपने आप को भी वो बचाना चाहती थी। दूसरा क्या, बिलाल बाउंड था बाय लॉ टू पे, और ये उसने जो पेमेंट की है वो वॉलंटरीली नहीं की। ओके जी, आगे आइए जी, थर्ड है पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुटस एक्ट। ग्रेटुटस और नॉन ग्रेटुटस एक्ट क्या होता है जी? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। टीचर जो तो मतलब किसी इंटरेस्ट के बगैर किया है उसने, मतलब जिस तरह अल्लाह के लिए किया या किसी भी मतलब ऐसे ही हमदर्दी के तौर पर या हेल्प के तौर पर कर दिया तो वो ग्रेचुइटियस है। और जो ग्रेटुटस, मतलब उसने ठीक किसी है, इंटरेस्ट के तौर पर किया है, उसकी कोई इंटेंशंस है, कोई उसको बेनिफिट वगैरह के लिए इंटेंशन से किया, तो वो फिर नॉन ग्रेचुइटियस नॉन ग्रेचुइटियस ग्रेटुटस है। हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा जी जब एक पर्सन लॉफुली कुछ भी ऐसा करता है दूसरे पर्सन के लिए, और या फिर कोई कह लीजिए डिलीवर कर देता है उसे कोई चीज, लेकिन उसकी इंटेंशन जो होती है वो उसे ग्रेटुटसली करने की नहीं होती, ठीक है। आप किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई काम कर देते हैं जो कि बेनिफिट, अब यहाँ पे जो है ना वो वाली बात आएगी, वो दूसरे के बिहाफ पे आपने फीस पे कर दी, ठीक है।
यहाँ पे अब ये बात आ गई, आपने दूसरे के बिहाफ पे फीस पे कर दी, आपने दूसरे के, चले अभी के लिए मैं आपका कर देता हूँ, ठीक है। अब आपकी इंटेंशन नॉन ग्रेटुइटस नहीं है, अब वो उस वाले में कवर नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा, अब आपकी इंटेंशन क्या है जी, उसे ग्रेटुइटसली करने की नहीं है, और दूसरे पर्सन ने इसका बेनिफिट भी इंजॉय कर लिया है, आपने उसकी फी पे की है, उसने बेनिफिट इंजॉय कर लिया, पेपर देने जा सकता है वो। तो जो लेटर है जिसने ये बेनिफिट इंजॉय किया है, वो बाउंड है कि वो कॉम्पनसेशन पे करे टू द फॉर्मर जिसने उसकी फी पे की है, ठीक है, जिसने उसके लिए एक्ट किया है, या फिर उसको एटलीस्ट रिस्टोर करे, या फिर उसने कोई चीजें डिलीवर की हैं तो उसको वापस करे, वट एवर। अगेन उसने कहा जी 3 कंडीशन पूरी होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है जी, कि जो चीज आपने दूसरे के लिए की है वो लॉफुल एक एक्ट होना चाहिए। अगर आप दूसरे बंदे के बिहाफ पे, वो कहता है कि जी, वो बंदा दूसरे को मार रहा होता है, वो कहता है तुम मत मारो, मैं मारता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे इसके पैसे दे देना बाद में, ये एक लॉफुल एक्ट है, ये इज नॉट लॉफुल एक्ट, ये तो फॉरबिडन है। तो आपने एक लॉफुल एक्ट किया है, किसी की फी पे कर देना एक लॉफुल एक्ट है, ठीक है। किसी की गुड्स उठा के वहां तक छोड़ आना, ट्रांसपोर्ट कर देना एक लॉफुल एक्ट है। पर्सन डूइंग द एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट ग्रेटुइटसली। अगर एक आप शुरू में कह रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप रखें, अब आपका एक्ट ग्रेटुइटस हो चुका है, नॉन ग्रेटुइटस नहीं है। तो इस केस में अगर आपकी इंटेंशन ये नहीं है तो फिर ही आप उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ना, आपकी इंटेंशन ये है कि जी चैरिटी करनी है, अल्लाह की खातिर करना है, ठीक है, तो आपने तो फिर बंदे को पहले ही बता दिया इंटेंशन अपनी, तो अब पैसे किस किस नीयत से आप उससे बाद में पैसे मांगेंगे। हाँ, अगर आपने एक एक्ट वॉलंटरीली किया, आप तो उससे पैसे नहीं मांग सकते, और ना ही आप दोनों के बीच में कोई कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर वो बाद में आ जाता है कि सर वो आपने मेरे लिए एक एक्ट किया था, मैं उसको कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जी मैम, कर सकता है वो। क्यों कर सकता है, कोई बता सकता है रीजन इसकी? ये कहाँ पढ़ा था आपने? मैम इखलाकी तौर पे कि उसने उसकी हेल्प की है, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहता है शायद। लेकिन मैं पास आपने इखलाक की बात कंसंट्रेशन एमलो में पढ़ी है आपने इखलाक थोड़ी लिखना है पेपर में। पास्ट कंसिडरेशन, बिल्कुल। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, याद आता है जी? हाँ जी, याद आता है। जी मैम, सर्विसेज वाला पढ़ा था हमने कि सर्विसेज हो गई हैं लेकिन पैसे अभी हुए नहीं, तो वो बाद में दे सकता है जाके। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज उसने जो दी थी, वो खुद तो डिमांड नहीं कर सकता था, लेकिन आप जाके उसे दोबारा से खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। अब ये एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन वैलिड है, ये आपने वहां एक्सेप्शन में देखा था। अच्छा जी, तीसरा क्या है जी, कि पर्सन जिसके लिए आपने एक्ट किया उसने इसका बेनिफिट भी इंजॉय किया। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, तो आपके और उस बीच दूसरे बंदे के बीच में कोजाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब वो बंदा बाउंड है कि वो आपको इसके रीइंबर्स करे इसके। फाइंडर ऑफ गुड्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक बंदे को जी किसी की किताब पड़ी मिली, जैसे ही किताब मिली, अब आपके और उसके ओरिजिनल ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसका नाम है कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या होता है जी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसके तहत ये होता है कि जो आपने जो ओनर है ओरिजिनल, उसको ढूंढना है, उस तक ये चीज पहुंचानी है, ठीक है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है खुदाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत। एग्जांपल देखिए जी, एग्जांपल 6 कहते हैं जी, अदील को एक डायमंड रिंग मिली एट वेडिंग रिसेप्शन ऑफ बिलाल। अच्छा, बिलाल की एक वेडिंग रिसेप्शन हो रही थी, उसको एक डायमंड रिंग मिली अदील को। अब नहीं पता कि ये रिंग किसकी है, अदील ने बिलाल को बताया और अदर गेट्स को भी बताया कि देख लें जिस जिसकी भी रिंग है। तो अब उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो ट्रू ऑनर को फाइंड करना चाह रहा है। तो अगर उसको वो ट्रू ऑनर नहीं मिलता तो वो तब तक अपने पास रिंग जो है वो रिटेन कर सकता है। ये बेली वाला भी वर्ड जरा छोड़ दीजिए, ये आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट जब देखेंगे बेलमेंट का वहां पे सीख लेंगे। अभी छोड़ दीजिए, अभी का ये मतलब है कि जी जब तक ऑनर नहीं मिल जाता वो उसको रिटेन कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी की बुक मिली, लेट से बुक कितने की होगी, लेट से आपने प्राइस देखी 800-900 रुपए की, ठीक है। आपने ओनर को ढूंढने के लिए आपने एक तो सीएफई में वो लिखवा दिया कि जी एक इंस्टीट्यूट में एक नोट लिखवा दिया कि जिसकी है
वो नोटिस बोर्ड के ऊपर, जिसकी बुक है मुझे ये मिली है वो आके मुझसे रब्ता कर ले, ये कर लिया। इसके बाद आपने मैसेजेस करा दिए सबको, एक बुक मिली है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक बुक मिली है, ले ले आके। इसके अलावा आपने अपने व्हाट्सएप के सारे कॉन्टेक्ट्स को मैसेज करना शुरू कर दिया, अपनी क्लास के बच्चे ढूंढना शुरू कर दिए, इतना कुछ कर लिया आपने। अब आपको कोई कॉस्ट लगी होगी, आपके कुछ रिसोर्सेज यूज हुए। लोग कहते हैं कि अगर बुक 800-900 रुपए की है और 800-900 का 2/3 तो आप उसको ऑनर को ढूंढने पे लगा चुके हैं, उसकी बुक को सेफ रखने में लगा चुके हैं, अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ऑनर को बुक वापस करें। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले 2 लाइनें उसने लिखी हैं कि फाइंडर ऑफ गुड्स को सेल भी कर सकता है इवन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं। पेरिशेबल किसे कहते हैं जी? मैम जो स्टोरेबल ना टीचर हो। मतलब जिसको स्टोर नहीं कर सकते हम। जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिससे खराब हो जाना है। ठीक है, जैसे खाने पीने की चीजें अक्सर ऐसी होती हैं जो स्टोर नहीं की जा सकती, और जो आप जब तक ऑनर ढूंढेंगे तब तक तो गल सड़ जाएंगी, तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं, आप उसे कंज्यूम भी इवन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप ऑनर को ढूंढ ले बेहतर है। और अगर लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ऑनर 2/3 से 2/3 या फिर मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीड कर जाते हैं, जो टोटल वैल्यू है गुड्स की, लेट से आपको माल्टे मिले, कहीं से ऑरेंजेस मिले, ठीक है, खाने पीने की चीज है, पेरिशेबल है, खा लें तो ठीक है, आप इतने दिन इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्या कहाँ ढूंढेंगे आप, किसके ऑरेंजेस रह गए। तो आप देखेंगे जी, वो आप रेट देखेंगे कितने माल्टे पड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि अच्छा चलो ये मिल जाएंगे कोई 200 रुपए के, आपने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, बस आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। तो टोटल वैल्यू का 2/3 अगर आपने उसको ढूंढने पे लगा दिया है तो बस ठीक है, फिर अब उसे कंज्यूम कर लीजिए 2/3 या फिर उससे ज्यादा, जो भी उसकी वैल्यू बनती है। इसके बाद है जी पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोर्शन यूज हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम आप फ्री कंसेंट में कोर्शन पढ़ के आए, क्योंकि देखें अगर आपको पता है कि जी कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी, ठीक है, वो तो वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन सम टाइम कोर्शन जरूरी नहीं है कि वही हो, कोर्शन ये भी हो सकता है जबरदस्ती, जबरन, कोई किसी भी तरह का थ्रेट दिया जाए, कोई भी ऐसा किस्म का थ्रेट दिया जाए जबरन, जिससे अगला बंदा इन्फ्लुएंस में आ जाए, बस जी, अगला बंदा डर जाए। हो सकता है वो ऐसा एक्ट भी हो सकता है जो अंडर पाकिस्तान पीनल कोड मना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो बात हो रही है, ये इखलाकी इकदार की बात हो रही है, इधर जो कोर्शन उसने यूज किया। अच्छा, अगर आप किसी बंदे को पेमेंट कर देते हैं बाय मिस्टेक, ठीक है, लेट से आपने जो आपको गुड्स डिलीवर करने आया था बंदा, आपने उसको 2 दफा पेमेंट कर दी, तो अब आपका, उसने कहा जी राइट है, आपने बाय मिस्टेक पेमेंट की है ना, तो आपका, आपके और अब उस बंदे के बीच में कोजाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपका हक है कि जी आपने जो डबल पेमेंट किया या बाय मिस्टेक किया आपको वापस की जाए, ये कोजाई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। नहीं करेगा तो आप कोर्ट तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, अनम और बिलाल जो हैं, उन दोनों ने मिलके 100 रुपए देने हैं साइमा को, ठीक है, ज्वाइंट डेटर्स हैं ये दोनों। अनम जो है अकेली पैसे पे कर देती है साइमा को 100 के 100 रुपीज, और बिलाल को भी नहीं पता होता कि जी अनम ने पैसे पे कर दिए हैं, बिलाल भी 100 रुपए दोबारा से साइमा को पे कर देता है। अब क्या हुआ, ये एक पेमेंट जो है वो बाय मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो अब साइमा जो है वो बाउंड है कि वो एक पेमेंट जो है वो वापस करे, जो कि दूसरी वाली लेट से हो सकती है। वो उसे कह सकती थी कि जी बिलाल साहब मुझे अनम ने पैसे दे दिए, उसको कह देना चाहिए था, बट उसने नहीं कहा, तो एक कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उसको तो पता ही नहीं है। ओके, दूसरी देखिए, एक रेलवे कंपनी है। अब जाहिर सी बात, जब आप सफर कर रहे होते हैं तो जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ भी अपना लगेज वगैरह जो है वो आप उनके हवाले कर देते हैं, ठीक है, आप जब तक उसकी सफर कर रहे होते हैं तो सामान आपके पास नहीं होता, और जब आप, जैसे कि मैं जैसे दुबई गई तो मेरा लगेज एयरपोर्ट पे वो सारा वो ले लेते हैं, और वो अलग से कैरी की करके एक दूसरे एरोप्लेन में जाता है, या किसी तरह से भी उसे ट्रेवलिंग करवाते हैं, तो हम जो होते हैं वो एरोप्लेन में चले जाते हैं, वो आपके पास नहीं जाता। और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वापस से आपको फिर जो आप अपना वो कोई नोट वगैरह दिखाते हैं कि जी ये मेरा सामान है, वो आपका वो जो एक स्पेसिफिक देख के कि आपके पास ये, अच्छा ठीक है, ये मैच करता है, एक स्टिकर जो आपके लगेज के ऊपर भी लगा हुआ है और आपके पास भी है, मैच करता है दोनों, तो ठीक है, सामान आपको दे देते हैं। अच्छा,
अब हुआ क्या, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ मुझे सामान मैंने वापस देना है, सामान वापस देने से पहले मुझे क्या कहा जा रहा है जी कि आपको तब तक सामान वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि आप ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये पे नहीं करेंगे। ठीक है, वो फजूल के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो बनते हैं ही नहीं। अब मुझे मजबूरन वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरा सामान चाहिए, वो तो देंगे ही नहीं। तो मैंने वो चार्जेस पे कर दिए मजबूरन, जो कि नाजायज थे, अनड्यू थे। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि जी ये जो आपने अनड्यू चार्जेस पे किए हैं, मेरा राइट है बाद में जब मैं लगेज ले लूं तो मैं ये, क्योंकि मेरे पास मुझसे जबरदस्ती लिए हैं, मुझे थ्रेट करके लिए गए हैं, जबरन लिए गए हैं, तो मैं ये रिकवर कर सकती हूँ। एग्जाम्पल में भी उसने कुछ इसी तरह की दी है। एक रेलवे कंपनी है, उसने जी गुड्स आपको डिलीवर करने से इनकार कर दिया कंसाइनी को। कहती है जी एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अनड्यू चार्ज फॉर कैरेज। जब तक आपकी जी एक नाजायज किस्म का एक चार्ज है वो पे नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, तब तक आपको आपकी गुड्स नहीं मिलेंगी। अब कंसाइनी जो होता है वो बेचारा जिसकी गुड्स होती हैं, जिसको साइन की होती हैं, वो चार्जेस पे कर देता है ताकि गुड्स ले सके। तो अब वो इंटाइटल्ड है कि वो रिकवर कर सके ये चार्ज, जो भी उसने एक्सेसिव चार्ज पे किया कि जितना बनता था वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सेसिव चार्ज पे किया है वो रिकवर कर सकता है। तो दिस इज पेमेंट बाय मिस्टेक। अच्छा, कल हम इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम में रूट शुरू करेंगे। आज आपका एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। ठीक है जी, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।